नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, लेसन है 5, टॉपिक है उद्योग को आज हम लोग अच्छे से रीडिंग लगाएंगे और इम्पोर्टेंट लाइन को अंडरलाइन करते हुए नोट करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है और वृक्षों की लकड़ियों को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके उपरांत पृष्ठों का अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार भेज दिया जाता है। अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण, कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं। उद्योग उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्थाओं से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले की धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। ये है यात्रा आरंभ, मतलब पेड़ पौधों से जो होता है लुगदी बनाने में, कागज निर्माण की पुनःचक्रण। फिर क्या है, क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप में क्या है तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। क्रियाकलाप में क्या है, कपास के खेत से अपने घर तक अपनी कमीज की यात्रा का पता कीजिए। मतलब कहने का है अर्थ कि कागज से जो है ना, कपास से कैसे शर्ट बनता है, कमीज कपड़ा कैसे बनता है, उसकी चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित है, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है, जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों के पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लौह खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री, रेल के डब्बे,
बनाने में समुद्र आधारित उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग क्या है? तो सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे मालों के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग, अब क्या देखेंगे? वन आधारित उद्योग क्या है? तो वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग है। चलिए, आकार। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है क्या? तो लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार का उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादकों के निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्तनिर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। बड़े पैमानों के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने का उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमानों के उद्योग में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। चित्र 5.1 ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमानों के उद्योग हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का है। चलिए इधर देखते हैं क्या है यहाँ पे क्रियाकलाप में क्या है। कृषि आधारित उद्योग के कुछ उदाहरण दीजिए, मतलब कृषि से रिलेटेड। यहाँ पे क्या है? चित्र 5.1 में क्या है? मखाने के खाद्य प्रक्रमण की अवस्था है, मतलब मखाना कैसे तैयार किया जाता है, प्रोडक्शन से लेके पूरा कंप्लीट तक का उसका दिया हुआ है। स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र का उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। ये क्या है? सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी, मतलब सुधा डेयरी दूध के लिए जो है वो कैसे कैसे कार्य करता है उसके बारे में बताया गया है। चलिए, उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, तो क्या क्या कारक है देखते हैं। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्ध, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी
उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकीकरण से प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। चलिए इसको देख लेते हैं, इसका कारक थोड़ा सा समझते हैं कि उद्योग के अवस्थिति संबंध कारक। तो पहले क्या है, तो जल है, फिर क्या है, बाजार, पूंजी, श्रम, कच्चा माल, विद्युत, भूमि, परिवहन और संचार है। अब देखते हैं औद्योगिक तंत्र। क्या देखेंगे, औद्योगिक तंत्र। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह की क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में उटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई, छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह उत्पादन है। औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश को देखते हैं। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। चलिए इसका भी क्रियाकलाप थोड़ा सा देख लेते हैं। चमड़े के जूते के विनिर्माण में शामिल निवेश, प्रक्रम और निर्गत को ज्ञात करें। ये औद्योगिक प्रदेश कौन कौन सा है, इसका ये एटलस है। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश है, जैसे मुंबई, पुणे समूह, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव, दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक विपदा। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे घटित अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। तो कब हुआ था भोपाल में, यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन है, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। ठीक है, तो कब, तो 12:30 पे। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादकों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ। 1989 में सरकार सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। हजारों लोग जो बच गए वे आज भी एक या अधिक बीमारी जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियों आदि से पीड़ित है। ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री है, वहाँ पे क्या हो गया था मध्य प्रदेश में भोपाल में कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने के कारण बहुत सा वहाँ दुर्घटना हो गया था। लगभग 36,000 के आसपास इंसान का मृत्यु हो गया था। कब हुआ था, तो 3 दिसंबर
84 ईस्वी को। तेईस दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो चोंगिंग में गैस कूप विस्फोट में 243 लोग की मृत्यु हुई तथा 9000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इन स्थानों से 64,000 लोगों के विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा, फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। ये फिगर कहाँ का है? तो ये गाओ कायो में बचाव अभियान, कहाँ पे? चीन में जो गैस लीक हुआ था उसमें बचाव किया जा रहा है। जोखिम कम करने का उपाय क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला उपाय क्या है? फर्स्ट नंबर, घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। मतलब जहाँ पे बहुत सारे घर द्वार बन गया है उसको फैक्ट्री से दूर शिफ्ट करना चाहिए। सेकंड नंबर क्या है? उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों का संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। थर्ड नंबर है, आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। फोर्थ नंबर है, विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। 5 नंबर है, उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। प्रमुख उद्योग वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है। जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। चलिए अब पढ़ते हैं लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की ही तरह लोहा इस्पात उद्योग भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित है। लोहा अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रज्वलित होता है। चित्र 5.6। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमीनियम, निकेल, तांबा।
चलिए यहाँ पे थोड़ा कुछ शब्दावली है, इसको देख लेते हैं। प्रगलन मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं। प्रगलन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिकतर ताप कर निष्कासित किया जाता है। यही फिगर है 5.5। इस्पात उत्पादन क्या है, 8 टन कोयला है, 4 टन अयस्क है, 1 टन चूना पत्थर है, 1 टन इस्पात बना कंप्लीट। कितना पेज है और अभी है। जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जा सकती है, तो मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन और सुई जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनी है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेदित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहन किया जाता है। खनिज का खनन इस्पात उपयोग उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योगों समुद्र पतन के निकट समाप्त भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार इसको पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। इसका क्या है, झोंका भट्टी में लोहा अयस्क से, ठीक है, यहाँ धातु होता है, प्रगलित लोहा निकलता है। झोंका भट्टी है, ये गर्म वायु निकलता है इधर से, और लोह अयस्क चूना पत्थर इधर से डाला जाता है। ठीक है, यहाँ से द्रवित लोहा निकलता है, इधर गर्म वायु निकलता है। सारा ये है डायग्राम। अब यहाँ पे क्या है, तो ये क्या है, लो इस्पात उद्योग में परिवर्तनशील अवस्थित। तो कब क्या था, तो फर्स्ट नंबर है 1800 से पूर्वोत्तम अवस्थित, ये वाला। फिर क्या हुआ, सेकंड में 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति था ये। और अभी जो है 1950 से अब तक की सर्वोत्तम स्थिति ये, थोड़ा मतलब धीरे धीरे डेवलप की ओर बढ़ते गया। ये सैटेलाइट, ये एटलस है, क्या चीज़ का है, तो प्रमुख लोहा इस्पात उद्योग के क्षेत्र, ये कहाँ कहाँ पे लोहा का इस्पात क्षेत्र है वो इसमें बताया जा रहा है। चलिए, का लाभ लेते हुए विकसित हुए सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सेलम तमिलनाडु और अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है जो कि स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं।
चलिए जमशेदपुर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था, जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को जिसको कहते हैं। टिस्को का स्थापना कब हुआ था? तो 1907 में, ये भी याद रखना है। यह निजी स्वामित्व था। स्वतंत्र के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप सांकाची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में सांकाची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान मिला था। 1907 में क्या हुआ था? तो टिस्को की स्थापना हुआ था। ये भी है क्या? जमशेदपुर में लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है। कहाँ, कौन सा क्षेत्र में फैला हुआ, इसका ये एटलस दिया गया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको देखते हैं। सांकाची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया है। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लो अयस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झारिया कोयला क्षेत्र के कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन के चादरें, केबल और तार के उत्पादन किया जाता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग विकास के त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग बृहद समकालीन इस्पात संयंत्र के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हुआ। चलिए इसको भी थोड़ा सा देखते हैं और कुछ कर सकते हैं। इसमें क्या है? तो एटलस की सहायता से भारत के कुछ लोहा इस्पात उद्योग खोजे एवं भारत के रूपरेखा मानचित्र उनकी स्थिति को चिन्हित करें। मतलब मैप से बोल रहे हैं कि लो उद्योग जहाँ है उसको पता करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद पीटर्सबर्ग को देखेंगे। 2 टॉपिक और है बस। इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इसमें द्वितीय उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। अब देखते हैं, जमशेदपुर था, ये है पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग में क्या है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग का स्थानीय सुविधा उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहा अयस्क मिनेसोटा की लोहा की खाने से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग में लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों को पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन के सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लैक्स जल मार्ग आता है। यह अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग ग्रेट लैक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लो अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोहगेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी के घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाना ये हैं: रेल पटरी के उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। सूती वस्त्र धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन के प्रयोग वस्त्र निर्माण से होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है।
रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानवीकृत हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं और मानवीकृत रेशा नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिकल और रेयन शामिल होता है। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है कि प्राकृतिक रेशा कौन होता है और मानवीकृत रेशा कौन होता है। तो प्राकृतिक रेशा ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट होता है। ठीक है, और मानवीकृत होता है तो नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक और रेयन शामिल है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत और चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक है। भारत में अयुक्त गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने के लिए गोरखपुर परंपरा है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मुसलीपट्टनम की छीट, कालीकट के कोलिको तथा बुरहानपुर का, अच्छा आगे देख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं, ये दोनों को भी पढ़ ले चलते हैं आगे। क्या आप जानते हैं ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी है। इन पांचों झीलों से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो कि अन्य की तुलना में ऊंचा और धुआंधार प्रवाह स्थित है। किसमें सबसे बड़ा ऊंचा है, कौन है, तो यह है सुपीरियर झील। शब्द की उत्पत्ति। शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सरियोरो से व्युत्पन्न किया गया, जिसका अर्थ है बुनना होता है। यह है एटलस क्या चीज का, तो सूती वस्त्र कहाँ कहाँ फैला है, कौन सा प्रदेश में, उसके लिए है। सूरत व बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम करने वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्व विख्यात थे, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा बनने और अधिक समय लेता था। इसलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, जो सस्ते व अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्र का निर्माण यांत्रिकृत औद्योगिक यूनिट में करते थे। पहली सफल यांत्रिकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी। कोसन आर्द्र जलवायु मशीन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश के इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूलन आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता है। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी और पानीपत कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। क्या आप जानते हैं कि देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया था। लेकिन सबसे पहला कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में। कब, तो 1818 में। फिर यहाँ पे एक दिया हुआ है मुंबई में, कब, तो 1854 में। चलिए अब पढ़ते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यह पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। कब, तो 1859 ईस्वी में। यह यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद के प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को और क्या कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अनुकूल अवस्थिति कारण अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का विकास सहायक थे।
अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र के बहुत निकट स्थित थे। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि आसानी से उपलब्ध मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्ग जाल सूती वस्त्रों को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक मुंबई पत्तन इसे मशीनों को आयात करने और सूती वस्त्र का निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों के कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र उद्योग का विकास और अहमदाबाद के मिलों में मशीन और प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न होने इसका प्रमुख कारण है। ओसाका, अब देखते हैं अहमदाबाद के बाद क्या है, तो ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था अहमदाबाद, और जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है तो ओसाका को, ठीक है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ है। ओसाका के चारों ओर विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। कोसन आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध है। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों को निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। चलिए कुछ क्रियाकलाप देखते हैं, क्या आप जानते हैं, इसको भी देखते चलेंगे। भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। मतलब ये दूसरे देश में भेज दिया जाता है 1/3 हिस्सा, ठीक है। जो बचता है यहाँ पे यूज किया जाता है। क्रियाकलाप, दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के कपड़े के टुकड़ा इकट्ठा कीजिए तथा उन्हें सूती, रेशमी, कृत्रिम रेशे वाले और ऊनी कपड़ों वालों में वर्गीकृत कीजिए। आओ कुछ करके सीखते हैं। विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जो ओसाका सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्रदान करते हैं। चलिए ये हो गया टॉपिक कंप्लीट। अब कुछ प्रश्न है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टॉपिक को समाप्त करेंगे। चलिए कुछ 2 नंबर प्रश्न है, सारा प्रश्न नहीं करेंगे, एमसीक्यू और फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, लॉन्ग को बाद में कराया जाएगा। पहला प्रश्न है, फोर्ट ग्लिस्टर अवस्थित है। फोर्ट ग्लिस्टर कहाँ है, तो ये कैलिफोर्निया में है। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, कैलिफोर्निया में है। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? प्राकृतिक रेशा कौन है, तो जूट है। ये कृत्रिम रेशा नहीं है, प्राकृतिक रेशा है। और यहाँ पे 4 नंबर है, 4 नंबर है दिए गए स्थानों में निम्नलिखित 2 उदाहरण दीजिए। दिए गए स्थानों में निम्नलिखित के 2 उदाहरण दीजिए। तो पहला उदाहरण क्या है, फर्स्ट नंबर उदाहरण क्या है, कच्चा माल। कच्चा माल क्या हो जाएगा, तो इस्पात। कच्चा माल हो जाएगा इस्पात। कच्चा माल हो जाएगा इस्पात। दिए गए स्थानों में निम्नलिखित में से 2 उदाहरण दीजिए। कच्चा माल हो गया इस्पात और कपास। कच्चा माल
कच्चा माल और कपास। तो 2 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या, अंतिम उत्पादन क्या हो जाएगा, तो अंतिम उत्पादक क्या हो जाएगा, अंतिम उत्पादक हो जाएगा क्या, शर्ट और कार। तृतीय में क्या है, तृतीय क्रियाकलाप में क्या हो जाएगा, तृतीय क्रियाकलाप में क्या हो जाएगा, परिवहन, परिवहन, परिवहन और बैंकिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बैंकिंग। चौथा नंबर में क्या हो जाएगा, चौथा नंबर में कृषि आधारित उद्योग, तो मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन और टोकरी बुनाई। सहकारिता में क्या हो जाएगा, कुटीर उद्योग में हो जाएगा छोटा मोटा टोकरी वगैरह बुनना, और क्या क्या हो जाता है, छोटा से छोटा उद्योग हो जाएगा। सहकारिता में क्या हो जाएगा, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और एक हो जाएगा डेयरी, क्या हो जाएगा, डेयरी, और एक क्या हो जाएगा, आनंद मिल, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, यूनियन लिमिटेड, लिमिटेड। बस चलिए इतना ही रहने देते हैं, आज का क्लास समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेसन है 6, जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।